नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल जे जे सर में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है, व्याकरण के द्वारा भाषा को समझा जाता है, ये व्याकरण इसकी व्याख्या करती है, उसे हम भाषा कहते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि भाषा का प्राथमिक इकाई अध्ययन यदि है तो वो है वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हमने पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हालांकि इसमें एक तीसरा प्लूत भी माना जाता है, पर हम उसकी चर्चा करते हैं बाद में। सबसे पहले हमने स्वरों का अध्ययन कर लिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजन। किसकी चर्चा कर रहे हैं जी? व्यंजन। तो प्राथमिक बात इसकी परिभाषा की। परिभाषा, व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण के दौरान वायु फेफड़ों से उठती है और अपने जो स्वरतंत्र का अर्थ यहाँ गला है और ये मुंह, ये पूरा गला और मुंह स्वरतंत्र होता है। इस स्वरतंत्र में आकर कहीं ना कहीं रुकावट के बाद बाहर निकलती है एवं किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित या बोले जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये संख्या में कितने हैं? 33 हैं जी। कितने हैं? 33 हैं। इसके बाद इसके प्रकार, या हम इसको कहें भेद, किस प्रकार हैं? तो सबसे पहला इसका जो भेद है उसे हम कहते हैं स्पर्श के आधार पर। किसके आधार पर? स्पर्श के आधार पर। स्पर्श से आशय है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया परिभाषा के दौरान कि जो इसका उच्चारण होता है उसके दौरान अपने स्वर तंत्र में, मुख वीवर में कहीं ना कहीं ये वर्ण क्या होते हैं, अटक कर ही या रुक कर बाधा के बाद बाहर निकलते हैं। उस अव्यय को जिसको ये छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण देखिए। पहला है इसमें क वर्ग। क्या है जी? क वर्ग। ये साहब कंठे वर्ण है। क्या है? कंठे वर्ण। तो इसका पहला प्रकार हुआ ये। फिर उसके बाद है इसका च वर्ग। क्या है? च वर्ग। हलचन इसलिए लगा रहे हैं हम यहाँ क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ व्यंजन की। किसकी कर रहे हैं? व्यंजन की। लिखने के दौरान इनमें अकेले की लिखें तो यही लिखा जाएगा। च वर्ग पूरा, क ख ग घ ङ, फिर उसमें च छ ज ञ। ये है आपका तालु। जैसे कल अपने एक सूत्र भी देखे थे, इचुष्यानाम तालु, तो ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। फिर बात करते हैं हम ट वर्ग की। तो श्रीमान ट वर्ग है जो मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से बोला जाता है। ऋतुषाणानाम मूर्धा, है ना? याद होगा आपको। देखिए रिवीजन भी होता जा रहा है आपका यहाँ। फिर है आपका त वर्ग। श्रीमान त वर्ग दंत्य है। दंत्य है, ये दांत से बोला जाता है। इसमें जिह्वा दांत को जाकर छूती है। फिर हम बात कर लेते हैं प वर्ग की। किसकी कर लेते हैं? प वर्ग की। तो ये जो प वर्ग है ये क्या है जी? औष्ठव्य है। औष्ठव्य वर्ण है ये। इस प्रकार ये वर्णों के क्या हुए? स्पर्श के आधार पे प्रकार, यानी ये हैं 5 प्रकार। 5 प्रकार। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, देखिए इसमें य, रे, ले एवं व, ये वर्ण क्या है? अंतस्थ है, व्यंजन है। आपने सुना होगा हिंदी में एक वर्ण है जिसे ऊष्म वर्ण कहते हैं, ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। जो ऊष्म है वे हैं श, श, से एवं है। चर्चा कर लेता हूं आपके पास कि ये ऊष्म वर्ण क्या है। देखिए जी, ऊष्म से अर्थ है उष्मा का, और जैसा उष्मा के बारे में आप जानते हैं, गर्मी, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण के दौरान उष्मा उत्पन्न हो या जो वर्ण गर्म हो जिनके उच्चारण के दौरान, उन्हें ऊष्मीय वर्ण कहा जाता है। और हिंदी में ऊष्मीय वर्ण स, श एवं है वर्ण है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम संयुक्त वर्ण की। किसकी बात कर रहे हैं जी? संयुक्त वर्ण की। तो संयुक्त का मतलब हुआ जुड़कर बनने वाले वर्ण। जैसे आपने देखा क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम इनकी बात करेंगे कैसे कैसे बने। सबसे पहले क्ष, क्या और से? क्ष, त और र। अब इस गे के लेकर थोड़ी सी दुविधा है, वो ये है क्या गया, और अब ये हो गया ग और य। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, जय जानी, उस प्रकार ये गे वर्ण है। और श और र। इस प्रकार वर्णों की बात करें 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। अब इसके बाद ये जो हैं ये तो क्या है? संयुक्त वर्ण है। अब हम बात करते हैं वायु के आधार पर, वायु कहें या कंपन कहें, कंपन के आधार पर स्वरों के प्रकार। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि लिखना नहीं पड़े। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम इसके अगले भेद की बात करेंगे, वर्ण की, कि वर्ण के भेद किस प्रकार आगे हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण के अगले भेद, जिसे हम कहें कि कंपन के आधार पर। अब दोस्तों सबसे समझने वाली बात यह है कि वर्ण जो है इनके उच्चारण के दौरान अपनी स्वर तंत्रियों में कंपन भी उत्पन्न होता है। और ये जो कंपन उत्पन्न होता है उसे दो प्रकार से बांटा गया है। पहला देखिए क्या है, पहले को कहते हैं घोष, घोष कहें या हम संघोष कहें। अब इसकी परिभाषा ये है, जिन वर्णों के उच्चारण के दौरान, जिन वर्णों के उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? घोष या संघोष वर्ण कहेंगे। अब देखिए इसको क्या कैसे याद, कौन कौन से में वर्ण में होता है? जैसे प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में क्या होता है जी? घोष उत्पन्न होता है। तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में घोष, सघोष होता है। और इसके साथ ही य, रे, ले,
है। ये क्या होते हैं, सभी में घोष होता है। साथ ही ध्यान रहे विसर्ग ध्वनियां है ना, जितनी भी विसर्ग ध्वनियां, उनमें भी क्या होता है, घोष होता है। जैसा कल हमने एक चीज देखी थी, क्या कि जो ये है जो ये है इसका उच्चारण विसर्ग के साथ होता है, यानी विसर्ग जहां भी होता है वहां पर क्या है की ध्वनि उच्चरित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि है आएगा तो विसर्ग तो पक्का ही आ जाएगा। इसके बाद रहा स्वर। क्या है जी, स्वर। तो सभी जो स्वर हैं वे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। अब अगले वर्ण की बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा होता है वर्ण प्रकार से, अघोष। भाई या तो उस वर्ण के उच्चारण के दौरान ध्वनि जब निकलती है तब या तो कंपन होगा या नहीं होगा। तो होगा तो सघोष होगा और नहीं होगा तो अघोष वर्ण होगा। बच गए कौन से, देख लो, 1 और 2। प्रत्येक वर्ग के, अब वर्ग मैं यहां कह रहा हूं क वर्ग च वर्ग, जैसे क ख ग ङ, वैसे तो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण के उच्चारण के दौरान वायु में कहीं कोई कंपन नहीं होता। जैसे कि क ख पर ग घ, फिर च छ कुछ नहीं, फिर ज झ अंग होता है ना। इस प्रकार तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में तो क्या रहा, सघोष, यानी घोष उत्पन्न होता है, जबकि दूसरे और पहले में नहीं होता। इसके साथ ही श, इस में और स में कभी भी उच्चारण के दौरान कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता है। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर देख लेते हैं। घोष वर्ण जो होते हैं उनके उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियां मतलब जो ये है अपना गला और मुख है, इसमें यानी जो उच्चारण स्थल है उनमें कंपन पैदा होता है। तो वो कंपन होता है प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण में। और इसके साथ ही सभी स्वर हैं उनके उच्चारण के दौरान भी दोस्तों कंपन उत्पन्न होता है। ध्यान रही ये चीज। फिर ये रह है। अब जब है आ गया तो इसका मतलब तो विसर्ग पक्का ही आना है। भाई हमने पहले भी तो यही देखा था कि जो विसर्ग है उसके साथ है। और इसके साथ क्यों है, क्योंकि विसर्ग की जो ध्वनि उच्चरित होती है वो क्या होती है ही होती है। अब अघोष की बात करें तो जो बच गया वो क्या है, अघोष है। तो सूत्र बना लें आप, 345 स्वर, 345 स्वर हैं, विसर्ग है, ये र ल व है। 345 है, स्वर है, ये र ल व और है। अगर है वहां पर विसर्ग भी पक्का है और स्वर है। यहां जो बचे वो अघोष है। अब इसमें हम बात करेंगे श्वास। देखो जब कभी भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब कभी भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें श्वास के आघात की भी जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, श्वास के आघात की भी। मतलब कितना श्वास लगता है, या तो कम श्वास या अधिक। भाई दो ही बात, यूं तो है नहीं कि सांस ही नहीं लगे यूं ही बोल जाएंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस स्थिति में श्वास के आधार पर इनका यदि वर्गीकरण किया जाए तो या तो कम श्वास, तो हम इसको यूं तो कह सकते हैं ना, क्या अल्प प्राण, क्या कह सकते हैं मित्रों, अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या हुआ जी, थोड़ा। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण के उच्चारण के दौरान अपने को कम श्वास की आवश्यकता होती है। जैसे कि क पर ख, ग, घ, न, इनमें क्या हुआ, कम श्वास लगा कि नहीं लगा। अब इसी प्रकार जैसे हम बोलें य, जैसे बोले र, जैसे बोले ल और जैसे बोले व, इनके उच्चारण के दौरान भी क्या होती है, हमें कम श्वास की आवश्यकता ही होती है। उसके बाद एक चीज है स्वर। क्या है, स्वर। इनके उच्चारण के दौरान भी हमें क्या होता है, कम श्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए अल्प प्राण वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण के दौरान
कम वायु की आघात, वायु आघात ही है ये, वायु की आवश्यकता होती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब अगला इसका प्रकार है महाप्राण। महाप्राण मतलब जिसमें वायु की अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं जी महाप्राण। तो प्यारे दोस्तों लिखो आप महाप्राण। महाप्राण वे हैं जिनके उच्चारण के दौरान क्या होता है, अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। तो कौन से हो गए जी आपके 2 और 4, क्या हो गए 2 और 4, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा। जैसा हमने बोल लिया था ना अभी, क फिर ख यहां आ जाएगा, फिर ग आता है ना कई बार प्रश्न परीक्षा में कि ग वर्ग है, फिर लिख दिया ग के नीचे अल्प्राण, फिर लिखा है इसमें अघोष है, सघोष है। तो हम आपको यहाँ चयन कैसे करेंगे, पहले तो हम ये देख लेंगे कि वर्ण कौन सा है, ग है, तो ग का मतलब हो गया एक क ख और ग, यानी तीसरा वर्ण। अब तीसरा जो 345 अपनी याद है बात, तो अपन कहेंगे भाई संघोष तो है, यानी घोष वर्ण तो है, यहाँ तो बात क्लियर। फिर हम बात करेंगे श्वास के आधार पे, तो हम देखेंगे कि क ख ग, तो पहला क्या है अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, और तीसरा फिर अल्प प्राण है, तो ग आ गया फिर अल्प प्राण। यानी ये कहें कि संघोष अल्प प्राण ग है। क्या है, संघोष अल्प प्राण। आगे बात करें, 2 और 4 हो गया, यह लव हो गया। अब इसके अलावा स हो गया, श हो गया, स हो गया, और है हुआ। अब बाबूजी जब है तो मैं आपको विसर्ग लिखने की कहीं आवश्यकता मानता भी नहीं, आप समझ जाएंगे यहां कि इसमें क्या होता है, अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्ण जो व्यंजन है उनका प्रकार पहला है वो है कंपन के आधार पर, और दूसरा है श्वास के आधार पर। अब इसी के अगले प्रकार की हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी इसका वर्गीकरण है। तो उच्चारण के आधार पर भेद किसका, किसका, व्यंजन का, व्यंजन का भेद। देखो जी उच्चारण के आधार पे इसका सबसे पहला भेद है वह है स्पर्शी। क्या है, स्पर्शी। अब स्पर्शी व्यंजन जो है वो है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 के। पहले क वर्ग। अब क वर्ग का क्या, क, ख, ग, घ, ये क्या है समान, ये है स्पर्शी व्यंजन और जो कंठ से बोले जाते हैं, यानी ये क्या है, कंठे वर्ण है। फिर उसके बाद कर लेते हैं अपन च, छ, ज और झ। ये वर्ण क्या है जी, तालव्य वर्ण है। क्या है, तालु से बोले जाते हैं। किससे, तालु से। फिर है ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, क्या है, ड, ढ, ये क्या है, मूर्धा से बोले जाते हैं। ये तालु के ठीक पास है। फिर उसके बाद आ गया अगला, वो है त वर्ग, जिसमें है त है, थ है, फिर द है, ध, ये बोले जाएंगे आपके दंत्यवर्ण। क्या बोले जाएंगे, दंत्यवर्ण। 1 2 3 4। और अगला आ गया आपका 5वां प्रकार प वर्ग। प, फ, ब और भ। ये क्या है,
ओष्ठाकृति के आधार, कल का बताया हुआ ना अपना, ओष्ठे वर्ण है। क्या है जी? ओष्ठे वर्ण। अब एक छोटी सी चीज देखो, जैसे मैं आपको कहूं कि आप बोलो फल, और कैसे बोलो, इस होठ पे हाथ रख के बोल के देखो, नहीं बोला जाएगा। फल, नीचे ये होठ जब तक ऊपर के होठ के बीच से संपर्क नहीं करेगा तब तक इसके उच्चारण की संभावना ही नहीं है। मान लीजिए कभी परीक्षा में आ जाए कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें होठ के संयोग की आवश्यकता है, तो फ है, प है, यानी प वर्ग है। मैं भी है ना, पर वो नासिक्य भी है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके अगले प्रकार, जिसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी। क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी, जो है श श है। स्पर्श संघर्षी, जिनके उच्चारण के दौरान संघर्ष करना पड़ता है वायु को, उसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी। और ये तो आप मेरे हिसाब से सभी पक्का ही बता दोगे। कौन सा है बताओ? च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये सब क्या है? स्पर्श संघर्षी, या इन्हें आप संघर्षी वर्ण कह सकते हैं। फिर अगली बात आ जाएगी आपकी यहां पार्श्व वर्ण की, या पार्श्व, जिसे पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ यहां क्या है? पार्श्विक वर्ण जो है उनसे तात्पर्य है जिनके उच्चारण के दौरान जिह्वा के पार्श्व से, यानी जैसे ल वर्ण है वो पार्श्व वर्ण है, तो इसके उच्चारण के दौरान अपनी जो जिह्वा है वो दांतों के ऊपर जाके मसोड़ों के पास इसका अग्रभाग चिपक जाता है, एवं वायु इसके जिह्वा के पार्श्व से निकलती है। इसलिए ल क्या है? पार्श्विक वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है। चौथे प्रकार की यदि हम बात करें तो वह है नासिक के वर्ण। क्या है मित्रों? नासिक के वर्ण मतलब जिनके उच्चारण के दौरान वायु नाक से निकलती है। प्रत्येक वर्ग में है, न भी है, अण भी है, और मैं है। इस प्रकार पार्श्व वर्णों के बाद जो वर्ण है वो है आपके नासिक के वर्ण। अब हम बात करते हैं नासिक के बाद लुंठित वर्ण की। लुंठित वर्ण, लुंठ का मतलब होता है लुढ़क्कर। क्या है? लुंठित का मतलब लुढ़क्कर, या इसे हम प्रकंपित वर्ण भी कह सकते हैं। प्रकंपित वर्ण भी कह सकते हैं। प्रकंपित मतलब ये हुआ कि जिसके उच्चारण के दौरान जिह्वा क्या हो जाती है? घूम कर वापस हो जाती है थोड़ी सी, और एक मतलब यूं कहें कि जिसके उच्चारण में जिह्वा बार बार, जैसे कोई ब्रेकर पे गाड़ी नहीं चलती अपनी, डड 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 ऐसे, इस प्रकार चले, या जिह्वा का उच्चारण हो, उसे क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। और ये र है, जैसे आप बोल के देख लो र, तो इसमें क्या होता है? एक यौगिक कर्म में, योग कर्म में कंपन होता है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। अगला है श्रीमान उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण
उत्क्षिप्त का मतलब होता है, उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान, वे वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान एक झटके से जिनका उच्चारण होता हो। वैसे उत्क्षिप्त का मतलब भी फेंकना ही होता है, यानी फेंका हुआ वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान क्या किया जाता है, यूं एक मतलब ये कहें कि फेंका जाए जिसको बोलने के दौरान, उसे क्या कहेंगे हम, उत्क्षिप्त वर्ण। और ये हैं दो। अगला है आपका संघर्षी, संघर्षहीन है। अब संघर्षहीन वर्ण, संघर्षहीन कहें तो जिनके उच्चारण में कोई संघर्ष नहीं होता, ऐसे झटके से स्वर की तरह ही बोले जाएं, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं मित्रों, संघर्षहीन वर्ण। और इन ये और वह दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। मतलब ये स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण के दौरान स्वरों जैसी ही स्थिति होती है। और ये जो वर्ण दोनों हैं, ये बेसिक रूप से इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति स्वरों के समान ही होती है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। एक बार आप इनको लिखो। एक और चीज आपको मैं बता दूं, जो उष्मीय वर्ण है उन्हीं के क्या कहते हैं, संघर्षी वर्ण। आठवां अपना प्रकार है संघर्षी वर्ण। और संघर्षीय वर्ण कौन से हैं, स है, श है और श है। ये क्या है, संघर्षीय वर्ण है, जिनके उच्चारण के दौरान क्या करना पड़ता है, अपने को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है बोलने में। उन्हें क्या कहते हैं, संघर्षी वर्ण कहते हैं। आइए अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में फिर से समझा देता हूं। सबसे पहला, कंपन के आधार पर घोष या संघोष एक ही बात है, और इसका जो वर्ण है वो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। ये र, ल, व, है होता है। विसर्ग और स्वर ध्वनियां जो हैं वे क्या होती हैं, घोष ध्वनियां होती हैं। घोष ध्वनियां वे हैं जिनके उच्चारण के दौरान वायु जब मुंह से बाहर निकलती है तो अपने यहां स्वर तंत्र में कंपन पैदा करती है। अघोष पहला दूसरा वर्ण स और स और स होता है। श्वास के आधार पर वर्ण अल्प प्राण और महाप्राण है। जैसे 1, 3, 5 ये र, ल, व और स्वर जो है वो अल्प प्राण है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण हरि वर्ग का है, प्रत्येक वर्ग का है। साथ ही श, 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 श और है। अब है तो विसर्ग भी पक्का है। उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो ये रहा स्पर्शी, जो 5 प्रकार के होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके मैंने कल आपको सूत्र भी लिखाए हैं, वो आप अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिसमें आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कहाँ किस प्रकार इनका उच्चारण स्तर है। इनके सूत्र जो है वो स्पर्श संघर्षी मैंने आपको ये बता दिया कि च, छ, ज, झ होते हैं। और पार्श्वी वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण के दौरान जिह्वा के पार्श्व यानी किनारों से क्या होती है, वायु निकलती है। लुंठित वे होते हैं जिनके उच्चारण के दौरान जिह्वा लुढ़क कर जाती है। र है उत्क्षिप्त मानी फेंकना है। फेंकने का अर्थ है कि जिनके उच्चारण के दौरान एक झटके से वायु बाहर निकले। ड और ढ संघर्षहीन ये और वह है। अर्ध स्वर भी नहीं कहा जाता है, इनकी प्रकृति स्वर जैसी ही होती है, पर ये वर्ण होते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नासिक्य है ये, जो नाक से बोले जाएं। संघर्षी वर्ण या उष्मीय वर्ण भी इनको कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ण है उनकी कुल संख्या कितनी है। कुल वर्ण, हिंदी में कुल वर्ण है कितने, 52।
वो किस प्रकार हैं आपको बता दूं। 11 स्वर हैं और 33 आपके व्यंजन हैं। क्या है जी? व्यंजन। कितने हुए? 44। अब इस 44 के बाद आपको बता दूं एक विसर्ग है। एक क्या है? विसर्ग है। एक आपका अनुस्वार है। अनुस्वार। 2 द्विगुण वर्ण हैं, जैसे आपके रहे ड और ढ है। 4 आपके हैं जो संयुक्त हैं, संयुक्त वर्ण हैं, जो है क्ष, त्र, ग और श्र। 44, 45, 46, 2, 48, 4, 52। यदि तो इस प्रकार वर्णों की संख्या कुल मिलाकर 52 होती है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी और इसी प्रकार हम रोज नए वीडियो लाया करेंगे जिसमें हम हिंदी की सरल भाषा में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही साइकोलॉजी विषय जो है उसको भी हम अब पढ़ेंगे ऑनलाइन ही। फिलहाल आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो क्लास है ये फेसबुक पे भी आप जाकर अपने जे सर फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी रोज़ मैं क्लासों का लिंक डालता हूँ। साथ ही जो भी जीके के नोट्स वगैरह हैं उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम जो चैनल है उसके लिंक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।